अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं फरहत भट्ट न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया से एक तरीके से मैं हमेशा बात करती हूँ कि माफिया जो है इसकी ज़ोर पकड़ जो हो रही है यहाँ पर दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आज लोग इतने कानून को इतना अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि किसका मतलब कानून में कोई सुनवाई ही नहीं है आज के टाइम पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप ज़रा पीछे ये दिखाएं कि किस तरीके से ये दिन दिहाड़े जो है एक गरीब इंसान का जो है आशियाना ये तहस नहस करके रख दिया है। और महज एक आपसी रंजिश कह लो, क्योंकि ये 70 साल से भी ज़्यादा का ये जो यहाँ पर इनका जो ज़मीन थी ये इनके नाम पर थी, और 70 साल के बाद कोई आता है और अपनी ज़मीन बताकर जो है ये एक मकान जो है एक जिसका आशियाना कह लीजिए आप किसी का, वो बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ देता है। तो आइए हम बात करेंगे इस लैंड के ओनर से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके साथ में क्या मसला हुआ था। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम शबीर अहमद। शबीर अहमद जी, ये कब का वाक़या है? ये 5 दिन हो गए आज। 5 दिन हो गए। तो ये किस वजह से आपकी जो ज़मीन है, ये जो अपना मकान जो है, ये इसको तोड़ा गया? जी, हम लोग इधर बहुत देर से रहते हैं जी, ठीक है, और ये अपनी ज़मीन इसको बता रहे हैं, तो कागजात हमारे पास पूरे हैं, मालिकाना हक है। और हमारे दादा भी इसी ज़मीन पे थे, अब उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद पापा थे ज़मीन पे, 34 साल मेरी उम्र हो गई है। आज दिन तक यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने अपना हक नहीं जताया है ठीक है। उसके बाद ये हमने मकान बहुत देर पहले का हमारा मकान था, पहले इधर कच्चा था, फिर मैंने 1 एकड़ रुपया जमा करके, जैसे मैं 300 रुपये का 400 रुपये का मजदूर हूँ, लेबर का काम मैं करता हूँ ठीक है। 1 एकड़ रुपया मैंने जोड़ के ये अपना मैंने आशियाना किसी तरीके से खड़ा किया था। और दिन दिहाड़े आके 50 आदमी लेके, वो टोके तलवारें उनके पास थी, वो पिस्टलें थी, हथियारों से बिल्कुल लैस थे ठीक है। और इधर आके बोलते हैं कि हमने नशा किया हुआ है ठीक है, आप ये घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम लोग बच्चों को और औरतों को भी आपको काट देंगे। ऐसा इधर कोई आदमी और नहीं था, मोहल्ले वाले भी इधर नहीं थे ठीक है। और मैं था, मेरी बीवी थी, और वो मेरी जो छोटी भाई की बीवी है वो थी, मेरी मम्मी थी, मेरी दादी थी ठीक है। हम लोग 4-5 बंदे थे इधर थे ठीक। वो इधर पहुँचते हैं जेसीबी लेके, मैं उनको बोलता हूँ कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं कि हम मकान तोड़ने के लिए आए हैं। मैं बोला आपके पास किसने आपको ऑर्डर दिया है मकान तोड़ने का? बोलते हैं कि SHO साहब का ऑर्डर है। मैं बोला SHO साहब थोड़ी मकान का ऑर्डर दे सकते हैं। SHO कौन है यहाँ के, उनके नाम आप जानते हैं? जी, SHO का नाम वो भी अभी नए आए हैं, तो उनको कुछ ही दिन हुए हैं इधर आए हुए, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। तो मैं राजेश गौतम, यहाँ के SHO है राजेश गौतम, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये लैंड में जो है SHO का कोई भी रोल नहीं होता। या तो ये रेवेन्यू वाला देखते हैं, या अगर ये JDA हो या स्टेट लैंड हो तो वो उनका होता है। तो SHO का तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं बनता है। साथ में जैसे ये बता रहे हैं कि दिन दिहाड़े, और मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर एक बंदा 70 साल से ज़्यादा यहाँ पर रह रहा है, तो अब ये कौन होते हैं जो आकर दादागिरी के साथ में जो है ये मकान जो इनका गिरा देते हैं। साथ में ये भाई ये बता रहे हैं कि उन्होंने नशा किया हुआ था, उनके पास वेपन्स थे, और इतनी मतलब खुली छूट दिन दिहाड़े ये कि लोग वेपन्स लेके और नशा करके जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो सर, मुझे ये बताइए कि आपको बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं, हमें कोई खबर नहीं थी इस चीज़ की कि ऐसा हमारे साथ ये हमारा मकान टूटने वाला है। जहाँ किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया था, हमारा कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा था, वो कि डिपार्टमेंट ने किसी ने हमें नहीं ये चीज़ का हमें को बिल्कुल पता नहीं था। हम लोग बिल्कुल आराम से अपने घर में बैठे हुए थे, और मैं घर इधर देखता हूँ कि इधर 50 आदमी इधर आके खड़े हो जाते हैं, JCB उनके साथ थी, ट्रैक्टर उनके, ट्रॉली। तो आप उस वक्त नहीं थे यहाँ पर? मैं इधर ही था। अच्छा। वो मैंने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं मकान तोड़ने के लिए आए हैं हम आपका। मैं बोला आपके पास कौन सी अथॉरिटी है मकान तोड़ने का, किसने आपको ऑर्डर दिया है? तो आपके साथ में जो मोहल्ला दिख रहा है, मोहल्ले में किसी ने आपका साथ नहीं दिया उस वक्त? मोहल्ले वाले तो बाद में आए हाँ। ठीक है, जब मकान हमारा टूट गया तो इतना उन्होंने टाइम नहीं लगाया है। जब इधर पहुँचे हैं तो मेरी इतनी बात हुई, मैं बोला कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं हम इधर आए हैं मकान तोड़ने के लिए। तो मैं बोला आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, कोई ऑर्डर है, किसने हमारा कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है आपके साथ? अभी 70 साल से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ रहते हुए, आज दिन तक यहाँ कोई नहीं आया है, किसने इधर हल नहीं चलाई है। मेरे दादा इधर रहते थे
ठीक है, उनके पास ये ज़मीन थी, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा के पास थी, उसके बाद मेरी भी 34-35 साल उम्र हो गई है इधर। आज दिन तक किसी ने हमें आके ये नहीं बोला है कि हमारी ये इधर ज़मीन है, कोई नहीं इधर आया हमारे पास, ठीक है। और हमने मकान बनाया था, आराम से रह रहे थे, और हम गरीब आदमी हूँ मैं। कितनी फैमिली आपकी यहाँ पर रहती थी? जी, कितने लोग, मतलब आपकी जो फैमिली में कितने लोग हैं? हम लोग 10 बंदे इधर रहते हैं जी। ठीक है। मम्मी है, भाई है, 2 हम लोग भाई हैं, 3 भाई हैं, और ये मेरी वाइफ है, भाई की वाइफ है, ठीक है। मम्मी है, दादी है, तो करीब 10 बंदे हैं। बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे, ये देखो, एक 4 साल का है, एक 8 साल का है। तो मुझे बताइए कि आपको बिल्कुल भी उन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से ये मकान वो गिरा रहे हैं? कोई वजह कुछ नहीं बताई उन्होंने? उनके पास कोई मतलब गिराने का कोई वारंट वगैरह कुछ भी नहीं था उनके पास? एसएचओ साहब का ऑर्डर है, मैंने बोला लिखित में दिखाओ, नहीं तो एसएचओ साहब को साथ में लेके आओ। तो एसएचओ जो है वो किस तरीके से वो ऑर्डर दे सकता है? आपने एसएचओ से बात नहीं की? जब मकान टूट गया एसएचओ साहब इधर आए थे। अच्छा। मैंने बोला एसएचओ साहब आपने मेरा मकान तोड़वा दिया है। बोलते हैं मैंने नहीं बोला है। मैं बोला ये तो आपके लिए बोल रहा है। ये बोलता है मैं एसएचओ साहब से होके आया हूँ पौनी से, तो अभी तो आप जाओ एसएचओ साहब के पास, ठीक है, उनको बोलो ये मेरा मकान तोड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने भाई को भेजा, मैंने बोला जाओ पौनी में एसएचओ साहब के पास जाओ, उनको बोलो ऐसे हमारा मकान टूट रहा है, ठीक है। इतने देर में उसने मुझे धक्का दिया और जेसीबी लगा दी मकान तोड़ने के लिए। और ये रहने वाला नशहरे का है, ठीक है। तो इसके दादा का जो नाम है वो रबेलदीन है, पापा का नाम जो है वो जूब है, ठीक है। इसका नाम अकरम है, वार्ड नंबर 1 का है, जात इसकी चूड़ा है, ठीक है। और ये हमें ऐसे ही झूठा एलिगेशन लगा रहा है कि ये मेरी सास की ज़मीन है। आपके साथ में उसको क्या दुश्मनी थी जो उसने सिर्फ आपका मकान गिराया? मतलब कुछ तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि क्यों ये झूठा एलिगेशन लगा रहा है कि मेरी सास की ये ज़मीन है, ठीक है। उसके पास कोई प्रूफ था? कोई उसके पास प्रूफ नहीं है। मैं वो लिखित में दिखाओ, अगर एसएचओ साहब ने बोला है तो उसने कोई ऑर्डर दिया है तो वो लिखित में मुझे दिखाओ, ठीक है। ये बोलते हैं कि लिखित में हमारे पास ऑर्डर नहीं है। मैं एसएचओ साहब से अभी पौनी से होके आया हूँ और एसएचओ साहब ने मुझे बोला है कि मकान गिराओ, ठीक है। तो इतनी देर फिर मेरा भाई गया, फिर एसएचओ साहब भी इधर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि एसएचओ साहब आपके हमारे साथ क्या दुश्मनी है कि आपने मेरा मकान गिरवा दिया है? बोलते हैं कि मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो फिर इधर वो 50 आदमी थे, उन्होंने खंबे लगाना इधर शुरू कर दिए और मकान तोड़ना शुरू कर दिया। जब वो खंबे लगा रहे थे एसएचओ साहब इधर थे, मैंने एसएचओ साहब को बोला कि एसएचओ साहब चलो मकान तो मेरा इन्होंने तोड़ दिया है, आप मौके पे नहीं पहुंचे, आप मकान टूटने के बाद इधर पहुंचे हो, अब जो खंबे लगा रहे हैं तो इनको आप खंबे लगा रहे हैं, इनको आप रोको। बोलते हैं खंबे लगाने से कुछ नहीं होता है। खंबे किस लिए लगा रहे थे वो लोग? कब्जा करने के लिए? कब्जा करने के लिए, वो तारबंदी कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने आधी ट्राली भर के पत्थर लाए थे और आधी ट्राली में उन्होंने तारें लाई थी, खंबे लाए थे, वो हमारे ऊपर पथराव कर रहे थे। बाद में जब मोहल्ले मकान टूट रहा था, बाद में मोहल्ले वालों को पता लगा, वो भी सारे पहुंच गए। इन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। 50 आदमी बिल्कुल हथियारों से लैस थे। बोलते हैं कि हमने अंधाधुंध नशा किया। वो चिट्टा बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता क्या होता है। बोलते हैं हमने चिट्टे का नशा किया हुआ है और हम लोग जो बच्चे औरतें हैं जो भी हैं हम लोग सबको काट देंगे, अब बच्चों औरतों को निकाल लो इधर से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि किस तरीके से दादागिरी लोगों की बढ़ गई है कि खुले आम दिन दहाड़े उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग है या कोई लेडीज़ है या बच्चे हैं। उन लोगों ने दिन दिहाड़े ये धमकी दी है कि अगर कोई भी हमारे काम में आने की कोशिश करेगा उनको हम जो है काट देंगे या उनको हम नुकसान पहुँचाएँगे। तो मेरा ये सवाल सभी देखने वालों से है कि इस तरीके की दादागिरी जो है, माफिया जिसको बोलते हैं, माफिया बंदी कब तक चलेगी और कहाँ तक चलेगी? तो मैं आपकी वाइफ से बात करना चाहूँगी। मैम, आप यहाँ पर थे उस वक्त, तो आप लोगों ने मतलब कुछ करने की कोशिश नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की? लेकिन उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया। अच्छा, आगे नहीं आने दिया उन्होंने। तो आपने क्या कोशिश की? हम बहुत आगे आगे आए उनके, हमने बहुत कोशिश की, हमने धक्के भी दिए, लेकिन वो उन्होंने आगे नहीं आने दिया। मतलब आपके सामने ये सारा जो है ये काम उन्होंने करके वो चले गए। तो अब क्या मैं पूछना चाहूँगी कि क्या अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि वो दोबारा यहाँ पर आएंगे? दोबारा उन्होंने आने के लिए बोला है? देखो अभी तो वो रेस्ट हैं, ठीक है। जब वो अभी उनकी हम लोग सुन रहे हैं कि जमानत होने वाली है, हम लोग को खतरा है। अगर आज उनकी जमानत हो जाती है, हो सकता है वो कल फिर 50 बंदे लेके आ जाएं। हम लोग गरीब बंदे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, वो हथियारों से लैस होते हैं। आपने कंप्लेंट की अपनी सेफ्टी के लिए, आपने एफआईआर करवाई कि उन्होंने आपको जो है वो धमकी दी है, तो इस बेस पे आपने वहाँ पर कंप्लेंट की है? हमने पर्चा उनके खिलाफ लगाया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने 5 आदमी को उठाया, इधर 50 आदमी क्राइम करने वाले थे,
SHO साहब ने सिर्फ 5 बंदों को उठाया है और जो 40-45 आदमी थे उनको छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये तो बहुत संगीन मामला लग रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी, पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं और एक आम आदमी जो है इन लोगों के बीच में आकर 50 आदमियों को लेकर किस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है। आप अब क्या चाहते हैं? जी हम इंसाफ चाहते हैं। ठीक है, हमारा इंसाफ किया जाए। और अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा पैसे इकट्ठे करके ये मकान खड़ा कर सकूं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, 400 रुपये कमाने वाला हूँ। कभी महीने में 10 ही दिहाड़ियाँ लगती हैं। रोज़गार इधर रोज़ नहीं हमें मिलता है। हम गांव में इधर रहते हैं, रोज़गार के साधन इधर बहुत कम हैं, फिर भी हम लोग ऐसे कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये दोबारा अपना आशियाना खड़ा कर सकूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अब तक कोई जो है मदद नहीं पहुंचाई गई है। ठीक है, हमारा आप हालत देख सकते हो। मैं इधर ज़बरदस्ती से इधर 2-4 ये टीने लगा के इधर मैं 5 दिन से रात काट रहा हूँ। ठंड में मेरे बच्चे इधर कल मर जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जवाबदारी नहीं ले रहा है। तो गरीब आदमी का कौन देखेगा? गरीब आदमी को सब पैसों वालों के लिए हैं, गरीब बंदे का कोई साथ नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, हम रियासी पोनी में एक गांव है पुरिया, वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की ये जो वारदात जो है ये 4-5 दिन पहले हुई थी। इसका सोशल मीडिया पे सभी ने देखा होगा वीडियो कि किस तरीके से यहाँ पर दादागिरी जो है एक माफिया गैंग की हम बोल लें, और जिस इंसान का ये नाम ले रहे हैं उस इंसान के बारे में बहुत अफवाह ऐसी है कि वो बंदा जो है वो पैसों के ज़ोर पर और अपने ताकत के ज़ोर पर जो है कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ में जो है पोनी के तहसीलदार जो है वो हमारे साथ है, तो उनसे मैं कुछ जनरली डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम लेखराज है। सर, आप यहाँ की तहसील में कब से मतलब आपकी ड्यूटी है? ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मुझे। 2 साल। सर, 2 साल में आपके सामने क्या क्या चीज़ें जो है वो पेश आई, क्या तकलीफ़ें हैं और कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़े? देखो, लाइफ इज इटसेल्फ इज ए चैलेंज। एग्जैक्टली। तो हर एक रोज़ का न्यू चैलेंज आता है। तो सबसे पहले तो कोविड का ही था। कोविड में बड़े बिजी रहे और बहुत ही टफेस्ट पीरियड ऑफ माई सर्विस था। 20 साल की सर्विस में सबसे टफेस्ट पीरियड था वो। तो उसको भी हमने कवर अप कर लिया, अच्छी तरह निकला है उसको। तो कोई भी चैलेंज जो है वो बड़ा नहीं होता, उसको करना पड़ता है, उसको चैलेंज करना पड़ता है। तो सर, ये तहसील के अगर देखने जाए तो ये आपको कैसे कैसे मतलब आपके पास केसेस आते हैं और ज़्यादातर आपके पास डिफ़िकल्टीज़ कौन सी होती है जो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको? देखो, हमारे पास रेवेन्यू रिलेटेड ही केस आते हैं, ओके। पार्टीशन के आते हैं, ज़मीन बंटवारा के, डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट आते हैं, पोजेशन के रिलेटेड आते हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड 107 जो CRP 107 151 के केस भी आते हैं। अलग अलग तरह के केस आते हैं हमारे पास। तो आपके 2 साल के पीरियड में आपको सबसे टफ कौन सा आपके साथ में ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं, ये शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा सॉल्व करना मुसीबत है, या फिर आप परेशान हुए, या फिर आपको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा? नहीं, टफ तो कुछ नहीं, परेशानी तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर एक केस में, है ना। जी। तो टफ तो कोई भी नहीं लगता, लेकिन थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों को कवर करना पड़ता है। तो टफ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो। सर, ये बहुत बहुत आपको मैं बधाई दूंगी, शुभकामनाएं आपको दूंगी कि आप जैसे बहुत कम लोग जो हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में अगर बोला जाए तो बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। जैसे कि हमारे HSO साहब से भी मैंने बात किया था, बट उन्होंने भी यही बोला कि अब तक तो उन्होंने जो कार्रवाई की है वो मैं देख कर भी आई हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इस लैंड पर एक हुआ था कि 2 जो ओनर सामने आए हैं, तो सर अब ये किस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब किसको इंसाफ, मतलब किस तरीके से देखना चाहेंगे आप कि किस तरीके से इनको इंसाफ मिले? अब जो उसका केस जो है, जो आप बोरो लैंड डिस्प्यूट का जो केस है, इसमें केस रिमांड हुआ है, मेरे पास आया है, उसकी इंक्वायरी होगी, दोनों पार्टीज को तलब किया जाएगा, उसके दोनों के क्लेम लिए जाएंगे और जिसके फेवर में होगा उसको बेनिफिट मिलेगा और
आमतौर पे देखा जाए जो पोजीशन होल्डर है बेनिफिट उसको जाता है। पोजीशन होल्डर को। जी। ठीक है, तो मतलब अब इस केस में भी हम मानकर चले कि 100 में से 80% या उससे भी कम, मतलब देखो इनके पास हो सकता है कि इनके फेवर में केस जाए। देखो इनका पोजीशन बताते हैं, पहले का जी। पोजीशन है और मेरे जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने इंतकाल किया सैयद काश्त का जी जी 2018 में किया है। तो वो जो इंतकाल होता है वो एज पर स्पॉट पोजीशन ही होता है। तो उसका स्पॉट पोजीशन था तो तभी इंतकाल किया उन्होंने। ओके ओके। जी। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि हम जम्मू में भी देख रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसे दिख रहे हैं कि एक लैंड के 2-2, 3-3, 4-4 ओनर्स निकल आते हैं, तो सर यहाँ पर किस तरीके से मतलब उस लैंड को हम सिक्योर कर सकते हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जैसे आप लैंड परचेज करता है कोई भी, जी तो सबसे पहले उसको अपना पोजीशन ले, उसको बाउंड्री वॉल कर ले, उसका पोजीशन ले लिया आपने, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है उसका इंतकाल वगैरह करवा ले। रजिस्ट्री करवाने के बाद सेल डीड की रजिस्ट्री होती है, कोई भी टाइप ऑफ डीड जो होती है, डीड के बाद आप इंतकाल करवा लो। इंतकाल के बाद अपना पोजीशन अपना वहाँ पे मेंटेन करो। अगर आपने पोजीशन मेंटेन किया है तो कोई भी आपको एविक्ट नहीं कर सकता वहाँ से। अगर आपने सेल डीड भी करवा ली है, आपने इंतकाल भी करा लेकिन पोजीशन नहीं है, तो ही इज नो वेयर इन द, मतलब उनका केस इस मामले में थोड़ा सा लो हो सकता है। हाँ, पोजीशन तो आपने मेंटेन करना है, वो आपने ही करना है। जी। सर आज का जो दौर चल रहा है उसमें आप एक महत्वपूर्ण मैसेज कुछ देना चाहेंगे आपके एरिया के लोगों को या मेरे देखने वाले सारे व्यूवर्स को? कोई एक ऐसा मैसेज जो आपके माध्यम से याद रहे। क्या बताऊँ, क्या मैसेज देना चाहता हूँ, अभी मैं यही बोलूँगा। मेरा जो जहाँ का टर्नओवर था, जहाँ पौनी का 2 साल का बहुत ही बढ़िया टर्नओवर रहा। लोग बड़े काफ़ी अच्छे लोग हैं जहाँ के, जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। और मैंने अलग अलग जगह जहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने लेह में भी जॉब की है, जम्मू में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की है, ऑल ओवर इंडिया में की है। लेकिन यहाँ का जो एक हार्मनी है, जो भाईचारा है लोगों अलग अलग कम्युनिटी में, बहुत ही बढ़िया वो है और मैं उसको सल्यूट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया जहाँ आपस में भाईचारा है, लोगों का ब्रदरहुड है, और उसको मैं सल्यूट करता हूँ। यहाँ के लोगों को अलग अलग कम्युनिटी, सिख हों, हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको सल्यूट करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ इसको। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा कि सर के कितने अच्छे विचार थे, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर इस तरीके से ऑनेस्टी अगर हर महकमे में लोग दिखाएं तो हमारे जम्मू कश्मीर से करप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, अगर हम एक पहली कोशिश करें तो। आपने देखा कि किस तरीके से एक इंसान का जो है घर ज़बरदस्ती से गिराया जाता है। घर तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती करके गिरा दिया, लेकिन उन लोगों ने औरतों की भी इज़्ज़त नहीं की, बुज़ुर्गों की भी इज़्ज़त नहीं की। इन्हीं की जो है दादी है वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ में क्या बदतमीज़ी की उन लोगों ने। माँ जी। हाँ जी, मैं जिला आई हैं तो मेरे हथ जोड़े ना करूँ अगर भी जो गल करनी हो तो बही खड़ोई कर रहे हैं। मेरा टब्बर नहीं मारिया और मेरा घर मकान नहीं तोड़िया, तो उसने मेरे घर दिता डिगी गई, फिर उठी, फिर मैं उसे पूछा, उन्हें आख्या अस तोड़ने लिया। एक बंदा और बोलिया, बोला आखन अस कोई चिट्टा नशा करी आए हैं, अगर जान बचानी बच्चे बचाई ले, नहीं बचाने तो तुसें सारें बड्डी उड़ना। तो अस पैसे दिते न और अस थाने च भी देई आए हैं और अस तहसीलै च भी मिली आए हैं। बाकी इत्थै थोड़ा कोई चारा नहीं। अगर बचने की कोशिश है, अगर जिस वेल्ले अस इत्थों इधरों उन्होंने 3 बारी हटाया, फिर मेरे भैन की कुड़ी उन्हें मिगी चुकिया अगे नेता, फिर अग्गे एह् लगी पे पत्थर मारन। ये कोई 30-40 बंदे पत्थर मारने वाले, अस बेचारे केह् करना, नस्सी 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 जान बचाई है। बाकी इन्हें कोई साढ़ा फिर जेह्ड़ा GCP आह्ला ओह्दे कोल दौड़ियां, उसै जाइयै करियै ठोडी इ'यां कीता। मैं बच्चा मशीन नहीं लाया, 2 मिनट रुक, बंदे सारे कट्ठे करने ते फिर बेही खड़ोई कर लैने, जेह्ड़ा कि तू साढ़े कोल लैना तू बोल। उन्हें आख्या चाह बुढ़िए, होर बोलिया बच्चे बचाने दा अस बड्ड टोक करना आया। फिर अस नस्सना केह् करना, बच्चे लैते ते फिर नसदे नसदे पिच्छू कुसै इट्ट मार, कुसै पत्थर मार, और ट्राली भरियै उन्हें पत्थरां दा था। तो ये आपको क्या हुआ है, मतलब ये अकरम मर गया, अकरम मर गया, अबाई दो, अबाई दो, अबाई दो, अबाई दो, अकरम मर गया, अबाई दो, अकरम मर गया, अकरम मर गया, अबाई दो, अबाई दो,
अकरम चूड़ा मर गया, अकरम चूड़ा मर गया, अकरम चूड़ा मर गया, अकरम बंगी मर गया, अकरम बंगी मर गया, अकरम बंगी मर गया, अकरम बंगी मर गया। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये अपनी आवाज़ को सामने नहीं लाते हुए अपने एक दुख इनके अंदर है कि इनका घर जो है तिनका तिनका करके जो है उन्होंने घर जो बनाया था वो घर इनका जो है तोड़ दिया गया है। और ये लोग गरीब लोग हैं और इनमें बहुत दुख भी है और गुस्सा भी है। लेकिन कहते हैं ना कि गुस्सा जो है इंसान का वो किस तरीके से सामने आता है, वो गरीब इंसान क्या करेगा, गुस्सा नहीं तो और क्या कर सकता है, क्योंकि सारी पावर तो जो है ऐसे गुंडे लोगों के पास में सारी पावर होती है। पहले इनको पानी दो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो शबीर अहमद है वो जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनका जब हम बाइट ले रहे थे और वहाँ की जो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे कैमरे में, तब उनकी हालत जो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, काफ़ी टाइम से 5-6 दिनों से डिप्रेशन में थे और हमें देख के वो ज़्यादा भावुक हो गए और उनका एक ही मकसद है कि उनको इंसाफ चाहिए। तो आज जितनी भी हमने कवरेज की है उसका एंड मैं यहीं पर करती हूँ और इंशाल्लाह हम आपको शबीर अहमद जी की जो कंडीशन है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो गई थी। उनको रियासी में जो है रेफ़र कर दिया गया था, रियासी में भी उनकी बात नहीं बनी तो उन लोगों ने जम्मू JMC में उनको अभी एडमिट किया है और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। उनका मैंने हालत देखी, कंडीशन देखी है, तो इतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है एक इंसान जिसका आशियाना जो है अगर वो तोड़ दिया जाता है या किसी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है तो वो इंसान अपनी जीने की उम्मीद ही खो देता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं सभी व्यूअर से यही दुआ करवाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनके लिए दुआ करें और इंसाफ की जो है वो एक गौहर लगाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में।